सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और बुध के रोज़ अब पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास एक बार फिर तलब कर लिया गया है। गुज़िश्ता जुमेरात को इसको मौखर ये बोलकर कर दिया गया था हुकूमत की जानिब से कि अपोजिशन से अभी बात करनी है, अपोजिशन को मनाना है। इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हुकूमत ने दूर किए और अब बुध के रोज़ इस मुश्तरका इजलास को एक बार फिर कानून साजी के लिए बुला लिया गया है। प्रोग्राम में आगे चलकर इस पर बात करेंगे, लेकिन आज एक बड़ी अहम खबर, कल दी न्यूज़ अखबार में एक खबर शाये हुई थी और जिसमें लिखा था कि साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार ने 2018 के इंतखाबात से पहले नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत ना देने की हिदायत की थी। इस खबर के मुताबिक ये इंकशाफ गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस राना शमीम ने किया है और राना शमीम ने मुबैना हल्फनामे में कहा है कि वो इस बात के गवाह हैं कि साकिब निसार ने हाई कोर्ट के जज को करप्शन रेफरेंसेस में नवाज शरीफ और मरियम नवाज को जमानत ना देने की हिदायत दी। राना शमीम ने बयान लंदन में ओथ कमिश्नर के सामने 10 नवंबर 2021 को दिया और इसका नोटराइज हल्फनामे पर साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान के दस्तखत भी मौजूद हैं। उनके शनाख्ती कार्ड की कॉपी भी इसके साथ मुंसलिक है। अब इस मुबैना हल्फनामे में राना शमीम ने दावा किया है कि साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 2018 में छुट्टियां गुजारने गिलगित बल्तिस्तान आए थे और एक मौके पर वो फ़ोन पर अपने रजिस्ट्रार से बात करते बहुत परेशान दिखाई दिए और रजिस्ट्रार से हाई कोर्ट के जज से रब्ता कराने का कहा। राना शमीम ने कहा कि साकिब निसार का बिलाखिर जज से रब्ता हो गया और उन्होंने जज को बताया कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात होने तक लाजमी तौर पर जेल में रहने चाहिए। जब दूसरी जानिब से यकीन दहानी मिली तो साकिब निसार ज़रा पुरसुकून हो गए और चाय का एक और कप उन्होंने तलब किया। इस दस्तावेज के मुताबिक इस मौके पर राना शमीम ने साकिब निसार को बताया कि नवाज शरीफ को जानबूझकर फंसाया गया है, जिस पर साबिक चीफ जस्टिस ने कहा कि राना साहब पंजाब की केमिस्ट्री गिलगित बल्तिस्तान से खासी मुख्तलिफ है। इस खबर के आने के बाद साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने अपने ऊपर लगाए गए इल्ज़ामात की तरदीद की और इस रिपोर्ट को खुद साख्ता कहानी करार दिया है। साबिक चीफ जस्टिस का कहना है कि मैंने मियां साहब के मामले के हवाले से किसी से या किसी जज से कोई बात नहीं की है। उन्हें राना शमीम के साथ सिर्फ गुफ्तगू याद है जब उन्होंने उनकी अहलिया की वफात पर ताज़ियत के लिए बुलाया था। राना शमीम के इंकशाफ के बाद नून लीग ने यह मामला पार्लियामेंट में उठाने का ऐलान किया है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने आज मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ने जो बयान दिया है वो पाकिस्तान की आवाम के सामने है। अगर राना शमीम झूठ बोल रहे हैं तो उन्हें बदतरीन सजा दी जाए और अगर राना शमीम सच बोल रहे हैं तो साकिब निसार की जगह जेल है। क्या कहा शाहिद खाकान साहब ने, जरा ये सुनिए। जब चीफ जस्टिस मुल्क का ये काम करेगा फिर कौन सा इंसाफ रह गया? फिर हम किसके पास जाएंगे? आज चीफ जस्टिस मुलव्वस है मुल्क का, दूसरा चीफ जस्टिस कह रहा है। एक सिटिंग जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट का नाम आया है, क्या हम इसको मामूली बात समझकर भूल जाएं? क्या ये बात पार्लियामान में नहीं आनी चाहिए? शाहिद खाकान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस मामले पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आया। वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून अदालतों पर असरअंदाज होने के बारे में अपनी तारीख रखती है और नून लीग ने हमेशा रियासती इदारों पर हमला किया है। सियासी माफिया अपने केसेस से बचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि नून लीग इस मामले में आगे जाकर खुद फंसेगी, चूंकि यह मामला अदालत में है लिहाजा इसे वही देखेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज की अपीलों से मुतालिक गिलगित बल्तिस्तान कोर्ट के साबिक जस्टिस के इंकशाफात का फौरी नोटिस लिया है और साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान राना मोहम्मद शमीम, एडिटर इन चीफ दी न्यूज़, एडिटर दी न्यूज़ और एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी, इसके साथ साथ अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल को भी कल 10:30 बजे ज़ाती हैसियत में तलब होने का हुक्म दिया है। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि दी न्यूज़ में शाये खबर बादियुन नज़र में ज़ेर समात मुकदमे पर असरअंदाज होने की कोशिश है। तमाम फरीक़ैन अदालत में पेश होकर बताएं क्यों ना आपके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं खुर्रम दस्तगीर साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्रम साहब, ये पूरी सूरत हाल ज़ाहिर सामने है, राना शमीम साहब का जो बयान हल्फी सामने आया है, अब उन पर तनकीदें की जा रही है। अगर उनके इल्म में ये सब चीज़ें थीं तो वो ये 3 साल तक खामोश क्यों रहे? उस दौरान उन्होंने क्यों ये तमाम बातें वो मंजर आम पर नहीं लेकर आए? तो ये हुकूमत के कम अज़ कम इस मौक़िफ़ में कुछ वज़न आप समझते हैं क्या है? इफ्तिखार आरिफ ने कहा था कि ये कठपुतलियां रक्सा रहेंगी रात की रात, सहर जब होगी तब ये तमाशा खत्म हो। 3 साल के बाद सहर शायद करीब है तो तमाशा भी खत्म हो रहा है और कठपुतलियों का रक्स भी अब सब पर आया हो गया। पहली बात तो यह है कि ये चूंकि एक वज़ीर आज़म इमरान खान के जो फेवरेट मुल्क है जिसकी वो मिसालें देते नहीं थकते, इंग्लिस्तान
एक नोटरी पब्लिक की तरफ से बयान सामने आया है, तो लिहाजा जिस तरह का बयान साबिक चीफ जस्टिस गिलगित बल्तिस्तान ने दिया है वो हमारे सामने आ गया। पहली बात ये। दूसरा ये कि उन्होंने कोई दावा नहीं किया, सिर्फ एक शहादत की। उन्होंने कोई कोर्ट में केस नहीं किया, उन्होंने कोई किसी किस्म की कोई बात की, कोई मलाइन नहीं किया, उन्होंने एक शहादत दी। उस शहादत की दुरुस्तगी के लिए अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल सुबह जो है वो एक हेयरिंग रखी है, बड़ी अच्छी बात है, रखनी चाहिए। लेकिन दो बातें वाज़ेह होनी चाहिए अरबाब साहब आपके नाज़रीन के सामने। पहली बात तो ये है कि वो जो एक पूरा जिक्सॉ पजल है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता पहले जज अरशद मलिक आए, फिर नामालूम अफराद की वीडियो आई नैब कोर्ट के बाहर, फिर अब जो है खुद सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट जो है मियां नवाज शरीफ के केस में तखय्युलाती तनख्वाह के ऊपर है, वो करप्शन के ऊपर नहीं है। तो तखय्युलाती तनख्वाह के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आना, वो भी उस पजल का हिस्सा है। उस पजल में एक और पीस आके जुड़ गया है कि ना सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ एक विच हंट और कैंपेन की गई, बल्कि उसका जो ताल्लुक था 2018 के इलेक्शन कैंपेन से, उससे भी साबित हुआ कि जो टाइमिंग थी मियां नवाज शरीफ को सजा देने की और फिर उनकी जमानत रोकने की, उसकी वजह ये थी कि ऐन उस वक्त जब ये काम हो रहा था तब 2018 के इंतखाबात होने थे। तो दो चीजें मैं बता देता हूँ कि पहली बात ये नवाज शरीफ के खिलाफ विच हंट, और दूसरा 2018 के इंतखाबात के ऊपर असर अंदाज होने की कोशिश रियासती सतूनों की तरफ से। ये अब दोनों बातें खुलकर अवाम के सामने आ गई हैं और वक्त के साथ अदालत में भी और पार्लियामान में भी जो गुफ्तगू होगी उसमें उम्मीद है कि अवाम तक सच पहुंचेगा। सही। अब खुर्रम साहब, साकिब निसार साहब का जो मौक़िफ़ इस पर फ़ौरन सामने आया, उन्होंने कहा कि ये राना शमीम साहब एक्सटेंशन चाहते थे उनसे, उन्होंने उस पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी, इसलिए शायद रिएक्शनरी तौर पर ये उनकी जानिब से ये बयान सामने आया है। अब ज़ाहिर ये हम कोशिश करेंगे कि किसी माहिर कानून से भी इस पर राय लें, लेकिन अगर ये कानून आपके इल्म में हो, आपको कुछ आइडिया है कि ये जो केसेस अदालतें होती हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट गिलगित बल्तिस्तान की, आज़ाद कश्मीर की, ये पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट्स के अंडर में चल रहा होता है, साकिब निसार साहब के पास ये अथॉरिटी, ये इख्तियार था कानून के मुताबिक कि वो उनको एक्सटेंशन दे सकें? जी मेरे नॉलेज में तो नहीं है कि वो एक्सटेंशन दे सकें, लेकिन अगर वो दे भी सकते थे, उस एक्सटेंशन का इस बयान हल्फी के मंदरजात से कोई ताल्लुक नहीं। आप नीयतों के ऊपर हजार सवाल उठा सकते हैं, लेकिन राना शमीम साहब ने जो भी बात कहनी थी वो उन्होंने खुलकर कह दी है। और आपने जिक्र भी किया कि दूसरे चाय के कप ने बहुत हद तक ये साबित किया है कि शायद ये दुरुस्त है कि इस तरह की जो तफसीलात हैं वो आम तौर पे दूसरे बहुत सारे जो लोग फैब्रिकेट करते हैं उनको मुहैया नहीं होती, और जो बात भी की गई है वो भी हम सब के सामने है। ये असल में 2018 से पहले पूरा एक पेचीदा तरीके से एक मुंतखब वज़ीर आज़म को गिराने के लिए और एक कठपुतली को लाने के लिए जो पूरा बंदोबस्त किया गया था, उस बंदोबस्त के अब टुकड़े जो हैं वो अवाम के सामने अयां हो रहे हैं। अच्छा, अब ये चूँकि नोटरी पब्लिक ज़ाहिर लंदन की है, अब हुकूमत इसमें भी उसको एक लिंक तलाश करने की कोशिश करिए, चूँकि मियाँ साहब भी इस वक्त लंदन में और काफ़ी टाइम से, तो क्या राना शमीम साहब की मियाँ साहब से या नून लीग की किसी और लीडरशिप से कभी कहीं पिछले 3 साल में कोई मुलाकात रही है पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर? जी, जब से मियाँ नवाज शरीफ नवंबर 2019 में मुल्क से बाहर चले गए थे, उसके बाद से पाकिस्तान में हम जो लोग मौजूद हैं, हमारे नॉलेज में तो कोई ऐसी मुलाकात नहीं है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, मुलाकात होना या ना होना ये एक सेकेंडरी इशू है। प्राइमरी इशू ये है कि इस एफिडेविट में क्या लिखा हुआ है, और कल जब अदालत इसके ऊपर गौर करेगी, चूंकि इसमें सबसे जो मुश्किल और आई थिंक हम सब के लिए परेशान कुन बात है कि एक जस्टिस जिनका नाम इस एफिडेविट में आया वो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बेंच पर मौजूद हैं। तो उसकी वजह से इसकी जो टॉपिकलिटी है और इसकी जो हसासियत है वो बढ़ गई है। ये कल फैसला होगा कि ये जो इंग्लिस्तान में दिया गया एफिडेविट है इसने पाकिस्तान के किस किस कानून के ऊपर असर डाला है, जिसको हरकत में लाकर अदालत अपना काम करेगी। तो ये बात कल वाज़ेह हो। सही, चलें अब ये ज़ाहिर तो अब मामला अदालत में किस तरह से जाता है, आगे तमाम चीज़ें साफ़ होती जाएंगी। अभी बुध के रोज़ हुकूमत की जानिब से अब ये बुला लिया गया पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास। गुज़िश्ता जुमेरात को जब ये मौखर हुआ था तो खुर्रम साहब बताया गया था कि अपोजिशन से बात करनी है हुकूमत को, हुकूमत और अपोजिशन साथ बैठेगी, बात होगी, हुकूमत अपोजिशन को राज़ी करने की कोशिश करेगी, उसके बाद फिर इस इजलास को बुलाया जाएगा। लेकिन हमने देखा जैसे इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात दूर हुए, अब ये परसों इजलास होने जा रहा है,
नैब कवानीन में तरमीम वाला मामला है और फिर ज़ाहिर है सबसे इंपॉर्टेंट कानून साजी वो ईवीएम की। हुकूमत कामयाबी की तरफ जा रही है, अगर इत्तेहादी राजी हो गए तो फिर क्या स्ट्रेटेजी है अपोजिशन के पास? जी, इमरान खान साहब की और उनकी वजह से उनकी हुकूमत की जो जबिल्लत है वो फॉशिस्ट है। ही हैज़ अ फॉशिस्ट इंस्टिंक्ट। लिहाजा अभी तक जुमेरात से लेकर आज सोमवार तक अपोजिशन से सिफर मुशावरत की है उन्होंने, कोई बात नहीं की। और उसके बाद जो है ये वही तरीक़ेकार है जिसमें 2 दफ़ा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली रही, गिलगित बल्तिस्तान की मीटिंग में वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली रही, जब हिंदुस्तान ने बालाकोट पर हमला किया और हिंदुस्तान ने हम पर मिसाइल ताने हुए थे तब वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली हुई। तो जहाँ भी अपोजिशन के साथ बैठने का मामला होता है वज़ीर आज़म की कुर्सी खाली रहती है। तो आज भी वो खाली है और अगरचे उनका ये ख्याल है कि वो आने वाले इजलास में अपने अराकीन पूरे कर लेंगे, लेकिन अपोजिशन में जो पिछले एक हफ्ते में जो तब्दीली आई है वो ये है कि अपोजिशन का इत्तेहाद पहले से मजबूत तर हुआ है। जो हमारे साथी हमें छोड़कर गए थे वो पार्लियामान की हद तक पूरे भरपूर तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी जो है वो हमारे साथ आकर दोबारा मिले हैं और वो पिछले हफ्ते से ही ये कोशिश जारी है। और इंशाल्लाह अगर जब परसों बाकायदा अनाउंस होता है जब भी जॉइंट सेशन होगा तो आप देखेंगे कि हम अपोजिशन जो है जिस तरह हमने पिछले मंगल को हुकूमत को शिकस्त कौमी असेंबली में, तो आने वाले जॉइंट सेशन में भी इनको शिकस्त देंगे। लेकिन खुर्रम साहब उस वक्त तक हुकूमत के ताल्लुकात अपने इत्तेहादियों के साथ कुछ कशमकश का शिकार थे, कुछ ऊंच नीच उनमें हो रही थी। अब काफ लीग को MQM को मना चुके हैं, वो तमाम तहफ़्फ़ुज़ात आज वज़ीर आज़म ने खुद मुलाकात करके दूर किए और ज़ाहिर है उसी के बाद उन्होंने ये इजलास बुलाया है। अब इत्तेहादी अगर हुकूमत के साथ हैं फिर मुश्तरका इजलास में नंबर गेम तो हुकूमत के साथ होगा। अपोजिशन जितनी भी मुत्तहिद हो जाए लेकिन ज़ाहिर है नंबर जब आपके कम होंगे तो रोक नहीं पाएंगे आप हुकूमत को, ये खासतौर पर EVM वाले मामले पर। मुश्तरका इजलास जो है ना जी, वो एक नाइफ एज के ऊपर खड़ा है। सिर्फ 7 से 8 वोटों का फ़र्क है और हमें ये कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह चाहे वो वोट हम हासिल करें या वो वोट जो हैं इज्तनाब करें, लेकिन जॉइंट सेशन में अपोजिशन की इंशाल्लाह फतह हो। अच्छा, और ये 7 से 8 वोट ये हुकूमत के अपने वोट्स हो सकते हैं या इत्तेहादियों से आपको फिर कहीं कोई उम्मीद है किसी एक जमात से? ये दोनों साइड से वोट आएंगे, हुकूमत के अपने भी आएंगे और इत्तेहादियों के भी आएंगे। अच्छा, लेकिन खुर्रम साहब जब ये वोट आपकी तरफ शिफ्ट हो सकते हैं और 7 से 8 वोट्स का ही फर्क है तो फिर पीपल्स पार्टी की जो तजवीज़ थी अदम एतमाद की, फिर उसको क्यों प्रैक्टिस आप लोग नहीं कर रहे, क्यों इतना वक्त ले रहे हैं उसके लिए? ये देखिए, अदम एतमाद करने का मतलब है कि इमरान खान साहब ने जो पाकिस्तान की हाकमियत, पाकिस्तान की मुईशत, खारजा पॉलिसी, वफाकियत का जो जनाजा निकाला है, अदम एतमाद के जरिए एक और हुकूमत लाकर उसको कंधा दिया जाए। अब इस इमरान खान के हाकमियत के जनाजे को हम कंधा देने के लिए तैयार नहीं है। इस मुल्क को आगे लेकर जाने का इस वक्त यही हल है कि पाकिस्तान के अवाम से रुजू किया जाए, उनकी इज्तिमाई दानिश से रुजू किया जाए और आम फ्री, फेयर और मुदाखलत से पाक इंतखाबात हों, जिसके नतीजे में ऐसी हुकूमतें आए जो पाकिस्तान के अवाम के इंटरेस्ट और पाकिस्तान के अवाम की फलाह कर सकें, जो ये हुकूमत करने से अब कासिर। लेकिन अब ज़ाहिर है खुर्रम साहब कानून साजी की तरफ ये जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं EVM पर जिस तरह इत्तेहादियों को इन्होंने राम किया उस तरह अपोजिशन को भी मना सकें। इस EVM का अभी तक कोई डेमो आप लोग को दिया गया, आपकी नज़र से ये गुजरी, इस पर जो आप लोग के एतराज़ात थे, इलेक्शन कमीशन के भी एतराज़ात थे, हुकूमत ने वो अब तक दूर करने की कोशिश की है? देखिए, EVM के मामले में पाकिस्तान के अवाम को और मीडिया को बहुत बड़ा एक धोखा दिया गया। देखिए, EVM का फैसला जो कानून में होना है वो सिर्फ EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी। वो कौन सी मशीन होगी वो एक तवील और सबर आजमा मरहला है जो इस अगर लेजिस्लेशन पास भी हो जाती है उसके बाद होगा। तो लिहाजा टेक्नोलॉजी का तयन, उसके सॉफ्टवेयर का तयन, वो किस तरह इस्तेमाल होगी, ये सारे सवालात अभी हुकूमत ने हल नहीं किए। उनके पास एक उन्होंने डब्बा सा हमारे सामने बनाकर रख दिया कि अच्छा जी ये डब्बा है, इसके जरिए हम EVM, वो EVM नहीं है। EVM अभी जब इलेक्शन अगर बिल फर्ज ये कानून पास भी हो जाता है, जिसको हम कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह इसको शिकस्त होगी, लेकिन पास भी हो जाता है तो इलेक्शन कमीशन के सामने तमाम सियासी जमातों की मुशावरत से जिस टेक्नोलॉजी के जरिए EVM इस्तेमाल होनी है उसका तयन एक बड़ा तवील मरहला होगा। आप भी देखेंगे और आप भी देखेंगे ये इतना आसान नहीं। और फिर खुर्रम साहब चूंकि कोर्ट जाने का तो आप लोग इसके खिलाफ पहले ऐलान कर चुके हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट का ही दरवाजा खटखटाएंगे अगर हुकूमत इस कानून साजी में कामयाब हो जाती है? जी, हम खटखटाएंगे, इसलिए इस मामले में जर्मनी के सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा तवील फैसला है 2009 का,
जिसमें उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को गैर आईनी करार दिया था। उसके अलावा भी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इनको गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया गया है। एक बुनियादी वजह की कि जो मुख्तलिफ अमल हैं वोटिंग के, सिर्फ एक नहीं है कि वोट डालना है, वोटर का तयन, जिस तरह वोट डलता है, वोट डालने वाले की आइडेंटिटी को संभाल कर रखना और फिर इस बात को यकीनी बनाना कि उसी के हक में वोट काउंट हुआ है जिसको दिया गया है। इस हर मरहले में जिस तरह की शफाफियत चाहिए, जर्मन सुप्रीम कोर्ट ने, वो सब दुनिया के एडवांस्ड इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज में से एक है, अगर वहां ये शकूक व शुबात है कि वहां शफाफियत नहीं थी, तो पाकिस्तान में तो हम बिल्कुल ही उम्मीद नहीं कर सकते। जहां अभी 2018 के इलेक्शन में जिस तरह की मैनिपुलेशन हमने अभी आज देखी है जस्टिस राना शमीम के एफिडेविट में, तो यहां जब जिस तरह की इंटरवेंशन होती रही हैं, यहां तो बिल्कुल ईवीएम काबिल कबूल नहीं है। इसमें जरूर ठीक है, आप वसन इंतखाब हो रहा है 133 में, वहां कुछ ट्राई किया जाए, वक्त के साथ साथ ट्राई किया जाए, ताकि जब वक्त आए 15 साल बाद, 20 साल बाद, तो पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस काबिल हों कि उन्हें मालूम हो कि ईवीएम के जरिए वोटिंग कैसे करनी है। 2023 के इलेक्शन में तो ये मुल्क मुमकिन नहीं। सही, तो फिर खुर्रम साहब, अगर 2023 के इलेक्शन में भी ये साफ शफाफ इलेक्शन का इनेकाद मुमकिन नहीं है, तो फिर ये पीडीएम की जो तहरीक हुकूमत को घर भेजने के लिए, फिर इसका मकसद क्या है? अगर आप हुकूमत को घर भेजने में कामयाब हो भी जाते हैं, फौरी अगले साल हो जाते हैं या 2023 तक नहीं हो पाते, अगले इलेक्शन तो फिर इसी निज़ाम के तहत होने हैं, फिर पीडीएम अगर कामयाबी हासिल कर भी लेती है, ये तो एक शॉर्ट टर्म कामयाबी होगी, इससे मसला तो नहीं हल होगा, निज़ाम तो नहीं बदलने वाला। ये भी कंफ्यूज नाजरीन को नहीं करना चाहिए। 2023 के इंतखाबात में अगर गैर आईनी मुदाखलत नहीं होती, गैर कानूनी मुदाखलत नहीं होती, जिसकी एक झलक हमने जस्टिस शमीम के एफिडेविट में देखी है, और इस बात को यकीनी बनाया जाता है कि आरटीएस सिस्टम जैसे तरीकों से इंतखाबी नताइज को तब्दील नहीं किया जा रहा, तो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन मुमकिन। और मैं याद करा दूं, तो अभी तक पाकिस्तान में सिर्फ एक इलेक्शन का अदालती टेस्ट हुआ है, वो 2013 का हुआ है, और 2013 के इलेक्शन में कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये इलेक्शन अगरचे इसमें मुकामी सतह पर बेज़ाब्तियां हुई होंगी, लेकिन वो ओवरऑल फ्री एंड फेयर था। तो अभी हालिया ज्यादा देर नहीं हुई, चंद साल पहले एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ है 2013 का, जिसके ऊपर अदालत ने अपनी मोहर सबत की है। तो अभी हम दोबारा ये कर सकते हैं, लेकिन फिर दोहराऊंगा कि फ्री का मतलब है कि पाकिस्तान के हर शहरी को इजाजत हो, फेयर का मतलब है कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके सामने लेवल प्लेइंग फील्ड हो, और गैर आईनी मुदाखलत से पाक का मतलब है कि जो मुख्तरा की इंटरवेंशन होती है वो ना हो। तो आप देखेंगे फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सकता है, और उसका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से बिल्कुल कहीं भी कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और परसों किस हुकूमत को इस कानून साजी से रोकने की कोशिश अपोजिशन करेगी, इस बारे में बता रहे थे। पीपल्स पार्टी का भी इस पूरी सूरत हाल पर मौक़िफ़ जानते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो गबूल साहब, अब परसों ये पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास हुकूमत ने बुला लिया है, ज़ाहिर है वो कॉन्फिडेंट है कि कानून साजी में कामयाबी हासिल कर लेगी, ईवीएम को नाफिज करने में कामयाब हो जाएगी। जब ये इजलास बुलाया गया, क्योंकि जुमेरात को तो मौखर कर दिया गया था, उस वक्त वजाहत ये दी गई थी कि अपोजिशन से बातचीत करनी है। इस एक हफ्ते में हमने देखा बज़ाहिर तो अपोजिशन से कोई बातचीत नहीं हुई, सिर्फ इत्तेहादियों को मनाया, और इजलास एक बार फिर होने जा रहा है, और इत्तेहादी मान गए तो इसका मतलब है कि कानून साजी में हुकूमत कामयाबी हासिल कर ही लेगी। कैसे रोकेंगे आप हुकूमत को? देखिए, ये एक टेस्ट केस है हुकूमत के लिए। मैं समझता हूँ कि पहले इन्होंने अपनी कमजोरी दिखाकर और इन्होंने बुलाकर और खुद भागे ये लोग, तो जब ये अगर खुद अपने हुकूमरान जमात जो है अपने बलबूते पे एक बिल पास नहीं करा सकती, तो जाहिर है फिर ये अपने एलाइज के जो भी डिमांड्स हैं वो फिर मानते हैं। फिर एलाइज भी इनको ब्लैकमेल करते हैं। इनके जितने कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको ये अब मौका मिला है, जिस तरह सेनेट में इन्होंने किया, अभी भी वो कुछ फंड्स निकाल के, कुछ अपने काम प्रोजेक्ट्स निकाल के इनको ब्लैकमेल करके फिर जो है ये वोट देंगे हुक्मरान जमात को ये बिल पास कराने में। हमारी जो स्ट्रेटजी है ऑपोजिशन की, देखिए ये वही स्ट्रेटजी है जैसे हमने सेनेट के इलेक्शन में कामयाब कराया था इस्लामाबाद से यूसुफ रजा गिलानी को, ये वही स्ट्रेटजी है और उस पर हम पूरा काम कर रहे हैं। हमने अपना पूरा होमवर्क तैयार कर लिया। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम जो है ये बिल पास करेंगे। हुकूमत को बहुत बड़ा लॉस होगा, और इस दफा हुकूमत अगर ये इधर से डिफीट मिलती है पार्लियामेंट से, तो फिर मुझे जो ये लग रहा है कि दूसरा जो अपोजिशन का अटेम्प्ट होगा वो ये होगा कि हम जो है लीडर ऑफ द हाउस के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन में जाए,
क्योंकि हम समझते हैं ये हुकूमत बहुत ज्यादा इस वक्त वीक पिच पर है, बहुत ज्यादा अनपॉपुलर है, और अगर इनके कोलिशन पार्टनर्स जो है जिस तरह इनके बयानात आए हैं उस पर अगर वो खड़े रहे और बिके नहीं, तो मैं समझता हूँ कि ये 2022 की सूरज नहीं देखेंगे, उससे पहले ही यहाँ पर पाकिस्तान में जनरल इलेक्शन। लेकिन कबूल साहब, ये गिलानी साहब वाला इलेक्शन जब आप लोगों ने कामयाबी हासिल की, जाहिर है उस वक्त आप भी पीडीएम में शामिल थे, यानी आपकी जमात, और उस वक्त पूरी अपोजिशन मुत्तहिद थी। आज वो अपोजिशन मुत्तहिद नहीं है। जब आप लोग मुत्तहिद थे तब भी आपकी नो कॉन्फिडेंस की तजवीज़ को अपोजिशन की दूसरी जमातें, पीडीएम में शामिल दूसरी जमातें नहीं मान रही थी, और आज भी वो उस पर एक शशो पंच में मुब्तला रहती हैं। कोई क्लियर स्टांस उनका है नहीं इस हवाले से। तो फिर ये ऑप्शन, इस पर आप कैसे गौर कर रहे हैं आदम एतमाद वाला, और वो कॉन्फिडेंस कैसे आएगा जो मुत्तहिद होते हुए गिलानी साहब को शिकस्त दी थी लेकिन आज पीडीएम मुनकसिम है? देखिए, हम पीडीएम में नहीं है लेकिन हम पार्लियामेंट में यूनाइटेड ऑपोजिशन है। पार्लियामेंट के अंदर पीडीएम मौलाना फजल रहमान की शायद 4 सीट है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के साथ, मौलाना फजल रहमान के साथ और पीपल्स पार्टी के साथ हम सब मिलकर, और उसके अलावा और भी चंद हमारे दोस्त हैं जिनके साथ बातचीत हुई है, हम इस वक्त अगर पीडीएम में नहीं है इसका मतलब नहीं है कि हम पार्लियामेंट में साथ नहीं है। पार्लियामेंट में ऑपोजिशन जमातें सब एक साथ है, और मैंने कहा ना, अगर बीच में कोई ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई, जिस तरह आपने देखा होगा कि जब एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस देकर आए थे चेयरमैन सेनेट के खिलाफ, तो 55 लोग खड़े हुए और बाद में 10-12 गायब हो गए। अगर ये सारी चीजें कोई नहीं करवाएगा तो मुझे पूरा यकीन है कि ये बिल पास नहीं करवा सके। लेकिन कबूल साहब, नो कॉन्फिडेंस के लिए भी और इस बिल को रोकने के लिए भी कोई 10-12 लोग ऐसे हों जो हुकूमत के हों या इत्तेहादी जमातों के हों जो आपका साथ दें। इत्तेहादियों को तो हुकूमत ने आज ही मनाया, खुद वज़ीर आज़म ने मुलाकात की है। जो पिछले एक हफ्ते से ताल्लुकात थे, शायद वो मौका आप लोगों ने उस दौरान गंवा दिया। 4-5 महीने पहले भी जब इत्तेहादियों से हुकूमत के कुछ ताल्लुकात बिगड़े थे, वो भी उस वक्त अपोजिशन ने हुकूमत को इतना वक्त दिया कि हुकूमत ने अपनी सिचुएशन दोबारा मजबूत कर ली थी। मोनी सलाई साहब को वजारत दे दी, काफ लीग को मना लिया, MQM को मना लिया। तो मौके आप लोग मिस करते आ रहे हैं इस पूरे साल, इस बात का एहसास है आप लोग? हम मौके मिस नहीं करते, हम अपोजिशन में रहते हुए हम जो हुकूमत के कोलिशन पार्टनर्स हैं उनको मैं समझता हूँ फ़ायदा दिला रहे। अगर कोलिशन पार्टनर्स जो है वो हुकूमत को ब्लैकमेल करके मरात लेते हैं, वजारत लेते हैं, तो फिर ये एक ऐसी हुकूमत है जो बहुत जल्दी घुटने टेक देती है। तो मैं समझता हूँ इमरान खान ने, एक तो वो अनपॉपुलर बहुत हो गए हैं, मुल्क के अंदर जो महंगाई है, मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल सूरत हाल है, उससे वो खुद मुनसलाई कह रहा है और खुद PML काफ वाले कह रहे हैं कि हम अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते हलकों में, हम हलकों में जा नहीं सकते। MQM वाले कहते हैं कि हम मिनिस्ट्री IT जो है छोड़ने के लिए तैयार है, हम अपने हलकों में जा नहीं सकते। तो मैं ऐसे सूरत हाल में मैं समझता हूँ कोलिशन पार्टनर अगर इस वक्त साथ देते हैं हुकूमत का, तो ये लास्ट नेल इन द कॉफिन होगा। लेकिन कबूल साहब कहते हैं छोड़ते नहीं है, MQM वाले भी कहते हैं कि हम वजारत छोड़ देंगे, लेकिन फिर देखते हैं हम कि वही वजारत को एक छोड़ता है तो वो दूसरा वजीर पकड़ लेता है। काफ लीग का पहले एक वजीर होता है, 1 से 2 हो जाते हैं। वजारतें इनकी बढ़ रही हैं, मुराद ये सारी ले रहे हैं, छोड़ने की बातें तो करते हैं, लेकिन अभी तक कोई अमली इकदाम ऐसा नहीं देखने को आया। 3.25 साल हो चुके हैं, इनकी भी ज़ाहिर जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में हर माल बिकता है, जिसकी जो रेट लगा लो उस रेट में बिकता है। तो जो बिक रहा है वो सबको नजर आ रहा है, और ये हुकूमत जो है खरीदारी में लगी हुई है। हुकूमत को परवाह नहीं है कि तेल की कीमत इतनी बढ़ गई है, डॉलर की कीमत इतनी बढ़ गई है, चीनी इतनी महंगी हो गई है, गरीब जो है फाका कशी में मर रहे हैं, कोई डेवलपमेंट का काम नहीं कर रहे, लेकिन वो अपने कोलिशन पार्टनर्स को जो है 50-50 करोड़ रुपए देकर उनका मुंह बंद करवाते हैं। तो ये तो अवाम ने देख लिया ना, और हम खुद भी देखे, हम खुद भी चाहते हैं कि ये हुकूमत जो कि हमें नजर नहीं आती अपनी मुद्दत पूरी करेगी। लेकिन मैं पर्सनली समझता हूँ, एक 35 साल का मेरा तजुर्बा है सियासत का, मैं पर्सनली समझता हूँ कि ये हुकूमत को पूरा कर लेना चाहिए 5 साल, इसलिए क्योंकि ये 5 साल पूरा करेगी, ये और ज्यादा गंदी होगी। चलिए कबूल साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर गुफ्तगू यहीं से दोबारा शुरू करते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गबोल साहब, जब एक सोच ये है कि हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दें, ज़ाहिर है इन 5 सालों के बाद फिर आवाम फैसला करेंगे वो जिस मुश्किल हालात से गुजरेंगे उसके बाद वो इनको वोट देते हैं या नहीं, या फिर अपोजिशन की जमातों को चुनते हैं, तो फिर ये PDM की तहरीक का फिर मकसद क्या है? ज़ाहिर है उसमें कहीं कोई कामयाबी भी नहीं मिल रही, आवाम को मोबिलाइज करने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर इसका मतलब कि फिर ये हुकूमत गिराना तो इनका मकसद नहीं हुआ, ये भी सिर्फ वक्त गुजारी कर रहे हैं, अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैंने ये जाती राय दी है, PDM में हम है नहीं, ये PDM का मैं नहीं समझता हूँ कि मौलाना फजल रहमान साहब जो है वो कभी भी सीरियस हुए हैं हुकूमत गिराने में, क्योंकि पिछली दफा अगर पीपल्स पार्टी निकली है हुकूमत से, PDM से निकली है अगर, तो वो इसी वजह से निकली थी कि जब हमने उनको तैयार करके दे दिया था कि आप हमारे साथ मिले और हम पंजाब की हुकूमत गिरा के आपको दिखा सकते हैं, तो उस वक्त उन्होंने हमें कहा कि नहीं, हम नहीं चाहते कि आप हुकूमत गिराएं पंजाब की। ये मैं 1-1.5 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, वो राइट टाइम था। तो वैसे ही ये उस टाली पे बैठे हैं जिसको ये काट रही है, खुद गिरने वाले अपने वजन से। अब अपने वजन से गिरने वालों को हम क्या गिराए? तो मेरे ख्याल में PDM ने ठीक है तहरीक एक चलाई है। मौलाना फजल रहमान ने कराची में एक जलसा कल परसों किया था, उसमें इतने तादाद में लोग नहीं आए थे। लोग अब जो है ना वो कहते हैं कि हम उनके तरफ जाएंगे, हम उनके पीछे जाएंगे जो हमारे लिए आवाज बुलंद करे। खास तौर पर ये महंगाई, ये जो बिजली का बिल आपके घर में आ रहा है, ये जो गैस, खुद एक मिनिस्टर कह रहा है कि गैस जो है सिर्फ 1-1 घंटा आया करेगा, यानी इनको शर्म भी नहीं आती मिनिस्टर होते हुए। ये कहते हैं सुबह से 7 बजे 8 बजे गैस आएगा, 12 से 1 बजे गैस आएगा, अपना खाना बना लो। तो ये ना गैस दे सकते, ना ये पेट्रोल सस्ता कर सकते, ना ये महंगाई खत्म कर सकते, तो किस बात की हुकूमत कर रहे हैं? तो ये PDM की कबूल, तो पार्लियामेंट के अंदर तो जाहिर है आप लोग मुत्तहिद हैं और भरपूर टफ टाइम हुकूमत को दे भी रहे हैं, फिर पार्लियामेंट से बाहर PDM के प्लेटफॉर्म पर या अपोजिशन करते हुए सड़कों पर फिर आप लोग क्यों मुत्तहिद नहीं है? पार्लियामेंट में भी आपका मकसद हुकूमत को रोकना है, कानून साजी को रोकना है, हुकूमत को घर भेजना है, उसको शिकस्त देना है, और सड़कों पर भी आपकी तहरीक का मकसद यही है, फिर सड़कों पर ये तहरीक अलग अलग क्यों चल रही है? देखिए, हम इलेक्शन कैंपेन चला रहे हैं, हम इस तहरीक को इलेक्शन के कैंपेन में हमने बदल दिया है। अच्छा। हम समझ रहे हैं कि इलेक्शन बहुत जल्द होने वाले, हम समझते हैं कि इलेक्शन जो है वो अपने मुकर्रर मुद्दत से पहले होंगी। हम समझते हैं कि ये 2022 इलेक्शन का साल है, तो हम जो ये तहरीक चला रहे हैं, ये जलसे जुलूस कर रहे हैं, हम पब्लिक के अंदर जा रहे हैं, पब्लिक को मोटिवेट कर रहे हैं EVM के हवाले से कि इलेक्शन फेयर एंड फ्री हो। हमारा मेन मकसद इस वक्त इलेक्शन फेयर एंड फ्री का है। हमारा मेन मकसद ये है कि वो कौन से हालात हैं जिनको देख के आपको लग रहा है कि 2022 इलेक्शन का साल होगा? क्या आपको लग रहा है कि PDM कामयाब हो जाएगी, वो हुकूमत को गिरा देगी, या फिर कहीं कोई और मुहर्रिकात हैं ऐसे? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि इमरान खान जो है वो इतना ज्यादा अनपॉपुलर हो गया कि वो खुद ही यही चाहेगा कि वो जनरल इलेक्शन से पहले ये पार्लियामेंट डिसॉल्व हो जाए ताकि वो कुछ सीटों के साथ ऑपोजिशन में तो बैठ सके, वरना ये अगर 5 साल पूरी करेंगे तो मेरे ख्याल में मुश्किल से 5 सीटों के साथ इमरान खान मुश्किल से शायद अपनी मियाँ वाली का सीट भी जीत सकते। ये गबूल साहब, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, आपको याद होगा खान साहब तो ये कह रहे थे कि ये 5 साल तो आप छोड़ें, हम अगले 5 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। और अभी उस्मान बुज़दार को उन्होंने कहा कि जब आपसे कोई आके कारकर्दगी से मुतालिक पूछे तो आप बताएं लोगों को कि हमें 5 साल का मैंडेट मिला है, 5 साल बाद आके हमारी परफॉर्मेंस को जज करें। यार ये तो इमरान खान तो ऐसी बातें करता है। देखिए, इमरान खान सियासी बंदा है, इमरान खान वो बातें करता है जो उसके इमेच्योर अंडर 19 के खिलाड़ी एडवाइजर या मिनिस्टर जो उसके इर्द गिर्द बैठे होते हैं वो इनको एडवाइस देते हैं। और आजकल शेख रशीद भी जो है इमरान खान को कोई एडवाइस नहीं दे रहा है, क्योंकि जो शेख रशीद भी जो है मशवरे दे रहा है उसके गले में पड़ जाता है। तो शेख रशीद भी आप एक चीज देखे खामोश हो गए, वो भी कोई मशवरा नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूँ कि इमरान खान जो है वो बिल्ली के ख्वाब में चिड़चिड़े वाली बात है कि 5 साल के बाद दोबारा हम 5 साल आएंगे। आप ये 1 साल भी पूरा करें तो बहुत बड़ी सही। लेकिन फिर कबूल साहब बात फिर हुई कि ज़ाहिर है फिर ये जो कानून साजी ये कर रहे हैं, EVM को ये लेकर आ रहे हैं, अगर ये EVM लाने में कामयाब हो जाते हैं, अपोजिशन को ज़ाहिर इस पर एतराज़ है, ये हुकूमत चली भी जाती है, तो क्या अपोजिशन का मकसद पूरा हो जाएगा? क्योंकि फिर जो नए इंतखाबात होंगे वो तो इसी निज़ाम के तहत होंगे। निज़ाम बदलने के लिए अपोजिशन की तहरीक क्यों नहीं चल रही? निज़ाम बदलने के लिए क्या करना है आप लोगों ने? ये EVM के मुखालिफ हम क्यों हैं? EVM के मुखालिफ ये निज़ाम ही बदलना है ना। अगर आप EVM एक 18 साल के बच्चे को जो है बिठा दे दूर और उसको कह दे कि भाई ये मशीन को हैक कर दो, तो उसके लिए कौन सी बड़ी बात है? आपने देखा नहीं कि ATM से जो चीनी जो है पैसे चोरी करके किस तरीके से ले जा रहे थे हैक करके,
तो ये कौन सी बड़ी बात है? ईवीएम मशीन का मकसद ही यही है कि उसके अंदर एक ऐसा चिप लगा होगा कि आप वोट जिसको डालेंगे वो वोट बल्ले को ही पड़ेगा। तो हम इसलिए इस चीज के खिलाफ है, हमें भरोसा नहीं है इस ईवीएम के ऊपर। कितने ममालिक में ईवीएम फेल बोल रहा, इसका मतलब तो ये तो हम 342 की 342 नशस्तें जीत जाएंगे अगर ईवीएम आ गई तो। अगर किसी को भी आप वोट डालें, कोई कहीं भी अंगूठा लगाएं, वोट बल्ले को पड़ेगा। देखिए बात यह है 342 में से 300, वो भी इतने अकलमंद है, वो भी इतने बेवकूफ नहीं है कि वो अगर 14 सीटें एमएनए की कराची में उनको दे सकते हैं, जो कि वो हारे हुई 14 की 14 सीटें हारी हुई है लेकिन इनको दिया गया था, तो वो भी जो है ना कुछ ईवीएम पे चिप लगाएंगे, कुछ पे नहीं लगाएंगे। अच्छा, लेकिन कबूल साहब फिर ज़ाहिर है इनके इत्तेहादियों की तरफ फिर ऑपोजिशन क्यों रुकने, काफ लीग को या एमक्यूएम को आप लोगों ने अपनी तहरीक के दौरान या अभी रिसेंट पास में जब ताल्लुकात इनकी हुकूमत से ख़राब थे, इंगेज करने की कोशिश नहीं की? ये आप लोग की तरफ आने को तैयार नहीं है? इनको नज़र नहीं आ रही हुकूमत की कारकर्दगी, आवाम की हालत? नहीं, ये देखिए जब कभी भी जो हुकूमत में होता है ना, हुक्मरान जमात जो है ना, उनको मीठा खिलाने का बहुत शौक है। वो इनको मीठा खिलाते हैं, ये चीनी को देखकर, मीठे को देखकर ये उनके पीछे जाते हैं। जो इनको मीठा खिलाता है वो उसके पीछे जाते हैं। तो इसलिए मैं कसूरवार कोalition पार्टनर्स को नहीं ठहराऊंगा, इनको तो खुद पता चलेगा कि ये जिस कबूल साहब ये कोalition पार्टनर्स भी जब चीनी खरीदने जाते होंगे तो 160-150 रुपए लेकर आते होंगे ना, ये उस हकीकत से नजरें कैसे चुरा सकते हैं? मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब इनको पता चलेगा ये वोट लेने जाएंगे अवाम में, जिस तरह मोनस इलाही ने कहा या पीएमएल काफ वाले कह रहे हैं कि हम क्या मुंह लेकर जाएंगे अवाम में, तो जब वक्त आएगा तो इनको पता चलेगा कि कितनी बड़ी गलती है। अभी ये सही वक्त है जहाज से कूदने का, क्योंकि ये सिंकिंग जहाज है, ये वो टाइटैनिक है जो डूब रहा है। अभी चूहों को चाहिए कि वो इस जहाज से जंप मारे जिस तरह चूहे जंप मारते हैं जब जहाज डूबता है। तो ये सही वक्त है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा, मैं समझता हूँ अपने हल्के में जो है इनको नदामत हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। नबील कबूल साहब हमारे साथ मौजूद थे। और ज़ाहिर है ऑपोजिशन इस वक्त बड़ी कॉन्फिडेंट है, जिस तरह पिछले हफ्ते उन्होंने कामयाबी हासिल की थी और हुकूमत को शिकस्त दी थी और फिर उसके बाद मुश्तरका इजलास भी मौखर करना पड़ा था। अब बुध को होने वाले इजलास में हुकूमत कैसे कामयाबी हासिल करेगी? आलिया हमजा मलिक साहबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। आलिया साहबा, ये जब जुमेरात को मौखर किया गया था इजलास, मुश्तरका इजलास, तो उस वक्त बताया गया था कि अपोजिशन से बात करनी है। अपोजिशन से तो बात हुई नहीं, आज इत्तेहादियों को मनाया और इजलास की डेट एक बार फिर सामने आ गई। तो ये मामला क्या था? इत्तेहादियों को मनाना था या अपोजिशन से बात करनी थी? देखिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि इस केस में हमने यही बताया था कि इत्तेहादियों के जो तहफ़्फ़ुज़ात थे हम उसको भी दूर कर रहे हैं, और स्पीकर साहब ने भी अपोजिशन को एक खत लिखा था जिसका जवाब अपोजिशन ने हमें देना था, और उसमें उनको यही कहा गया था। और आज भी जिस तरह से फ्लोर पर भी बाबर अवान साहब ने उनको यही दावत दी है कि आप हमारे साथ मशावरत करें, हम बैठने के लिए तैयार हैं, कल का पूरा दिन है। लेकिन अब ये तो अपोजिशन के बॉल के अंदर कोर्ट में बॉल हमने फेंक दी है, वो जिस तरह से चाहेंगे। लेकिन हम यही बार बार बताना चाहेंगे कि पहली ऑपोजिशन है जो अवाम के मफाद में जो हम बिल पास करना चाहते हैं उनको हिंडर कर रही है। पहली ऑपोजिशन है जो औरतों के हकूक के खिलाफ खड़ी हुई है। पहली ऑपोजिशन है जो ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट की इज्जत नहीं दिलवाना चाहती। पहली ऑपोजिशन है जो इलेक्शन में धांधली होने से रोकने को भी रोकना चाहती है। तो इसलिए ये ऑपोजिशन के बारे में मैं क्या कहूँ, अवाम अब जान गए हैं कि इनके असल चेहरे क्या हैं। इनकी जितनी सियासत है वो सिर्फ अपने मफाद के लिए है, करप्शन करने के लिए है, किकबैक के पैसे जमा करने के लिए है, इवन फील्ड अपार्टमेंट से सरे महल खड़ा करने के लिए है। तो इसलिए अवाम के लिए अब ये सामने नजर आ गया है कि जब भी हुकूमत कोई अवामी मफाद का फैसला करने लगेगी, उसके लिए कानून साजी करने लगेगी, तो ऑपोजिशन को दावत देगी उस पर उनके साथ बैठने, तब भी ऑपोजिशन जो है वो हमारा साथ नहीं देगी, बल्कि ऑपोजिशन जो है कभी कोरम पॉइंट आउट करेगी, कभी उस सेशन का बायकॉट करेगी। ये सारा कुछ सबको नजर। लेकिन अली साहब, आपको नहीं लगता है दावत ऑपोजिशन को बहुत ताखीर से दी गई है? ऑपोजिशन से मिलते जुलते एतराज़ात आपके इत्तेहादियों के भी थे। इत्तेहादियों को तो आपने भरपूर तरीके से मनाया, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ आपने कोई संजीदा ऑफर शायद वक्त पर की नहीं। वक्त इतना ज्यादा गुजर चुका कि अब ऑपोजिशन और आपके ताल्लुकात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर पहुंच चुके हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई चीज है, मैं रिमाइंड करा दूं। हमने कश्मीर का जो इशू हुआ था, हमने जॉइंट सेशन बुलाया था और ऑपोजिशन को बड़ी अच्छी तरह से दावत दी थी, लेकिन 8 घंटे ऑपोजिशन उस इजलास का बायकॉट करके
सिर्फ अपने लीडरान के प्रोडक्शन ऑर्डर्स मांगती रही थी। बिल्कुल इसी तरह से भी जब हम नैप के बिल के अंदर अमेंडमेंट लाना चाह रहे थे, हमने ऑपोजिशन को तब भी दावत दी थी। इनकी 3 सिटिंग्स हमारे साथ हुई थी और सारी दुनिया जानती है कि 34 पॉइंट्स में से 28 पॉइंट जो एजेंडा था वो NRO था, जिसमें ये अपने और अपने लीडरान के लिए माफिया मंगवा रहे थे। और उसमें हालांकि वो अवामी मफाद के फैसले थे, सेटअप के लिए हमें कानून साजी करनी थी। बिल्कुल इसी तरह से जब EVM की बात थी, जब ओवरसीज पाकिस्तानी को वोट देने का हक देने की बात थी, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने खुद कहा कि इसमें हमें ऑपोजिशन को साथ लेकर चलना है। स्पीकर ने एक पार्लिमानी कमेटी बनाई, पीपल्स पार्टी के अपने नाम दिए और PMLN के राना तनवीर साहब ने कहा कि मुझे लंदन से कॉल करके मना कर दिया गया। तो मेरा तो नहीं कहा कि हम कोई देर कर रहे हैं, हम तो सिर्फ यही बता रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से जो आप जिसको शिकस्त कहते थे, मैं उसको सिर्फ इस तरह से कहूंगी कि वो पार्टियां जिनकी लीडरान जैसे मरियम नवाज, जो उनके 3 दफा नाअहल वजीर आजम की साहबजादी हैं, उनकी बात कर लें। वो एक खुद खातून है, लेकिन जो वुमेन हेरासमेंट का बिल हमने वहां पर पेश किया था उसके अगेंस्ट PMLN खड़ी हुई। बिल्कुल इसी तरह से दूसरी पार्टी पीपल्स पार्टी जो खवातीन की जमात है, जिसकी रूह रवां बेनजीर साहिबा थी, जिनके कब्र कफन मकबरे को ये पार्टी बेचती है, उन्होंने भी इनकार कर दिया और खवातीन के हकूक के अगेंस्ट उन्होंने वोट किया। तो ये इन लोगों की असलियत अवाम के सामने आ रही है। इनके जो घिनौने चेहरे हैं, जो ये सिर्फ ये जो इनकी पूरी सियासत है ना, अब तो ये लगता है कि वो सिर्फ अपने जिसे कहने मफाद के ऊपर खड़े हुए हैं। इनके नजदीक इनका मफाद, इनके नजदीक इनकी दौलत, इनके नजदीक, और ये तो सारी दुनिया जानती है कि ये लोग सिर्फ हुकूमत करने इस मुल्क में आते हैं। इलाज इनके बाहर, जायदादें इनकी बाहर, औलादें इनकी बाहर। और नवाज शरीफ साहब के तो बेटे कहते हैं मैं तो पाकिस्तानी शहरी ही नहीं हूँ। तो ये समझने के लिए अवाम से खान साहब, मुझे ये लगता है कि इन सब लोगों के जो सही चेहरे हैं ना, वो अवाम को दिखा रहे हैं कि किस तरह से ये सिर्फ अब्बू बचाओ, माल बचाओ, खाल बचाओ के लिए इकट्ठे होते हैं। इसके अलावा अवामी मफाद में ये कभी भी अवाम के लिए मुत्तहिद नहीं हो सकते और अवामी मफाद के लिए कभी भी ये वोट में हमारा साथ नहीं देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आलिया हमजा मलिक साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा, हमारे साथ मौजूद था। ऑपोजिशन को ऑफर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने की, संजीदा डायलॉग की, लेकिन ऑपोजिशन की तरफ से कोई जवाब ख़ास आया नहीं और इत्तेहादियों को हमने मना लिया है और हुकूमत अब बड़ी कॉन्फिडेंट है कि परसों कानून साजी में वो कामयाब हो जाएगी। EVM समेत नैब कवानीन समेत तकरीबन 8 से 10 बिल्स हैं जो हुकूमत इस अहम इजलास में पास करवाने जा रही है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बिगड़ती हुई मईशत के बारे में आपको बताएंगे। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन एक बार फिर ये कह रहे हैं कि पेट्रोल की कीमतें अगर आलमी मार्केट में बढ़ेंगी तो पाकिस्तान में भी बढ़ती रहेंगी। इसकी वजूहात क्या हैं, डॉलर क्यों बढ़ता जा रहा है, इस पर गुफ्तगू होगी एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और वज़ीर आज़म इमरान खान को इख्तिदार में आए अब 3 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, लेकिन आवाम को अभी तक सिर्फ यही बताया जा रहा है कि मुल्क में हर खराबी माजी की हुकूमत की वजह से है, लेकिन आवाम को अभी तक ये नहीं बताया गया कि हुकूमत अपनी आधी से ज़्यादा मुद्दत गुजार चुकी है और वो अब तक इन दावों और वादों को पूरा करने में मुकम्मल नाकाम है जिसका ऐलान करके वो हुकूमत में आई थी। वजारतों और बयानात में तब्दीली के अलावा हुकूमत ने अभी तक कुछ भी तब्दील नहीं किया है। कल ही मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कराची में गुफ्तगू की और वही तमाम बातें दोहराई जो हुकूमत पहले दिन से बता रही है। शौकत तरीन ने एक बार फिर बताया कि जब हुकूमत संभाली तो मुआशी मुश्किलात का सामना था। मुआशी माहिरीन ने हमें बताया कि बचत ना होने और तिजारती अदम तवाज़ुन की वजह से मईशत बहुत पीछे जा चुकी है, लेकिन PTI ने तो किफ़ायत शारी की अजीम मिसालें कायम की हैं। फिर मईशत पीछे कैसे चली गई? IMF के हवाले से शौकत तरीन ने बताया कि IMF का प्रोग्राम सख्त होता है, लेकिन कौम IMF के साथ मुआहदे के हवाले से जल्दी खुशखबरी सुनेगी। क्या कहा उन्होंने, ज़रा ये सुनिए। जो इस वक्त अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है और वो है हमारा IMF का प्रोग्राम। कि भाई IMF का प्रोग्राम आप अक्टूबर की पहली से आपने शुरू किया हुआ, अभी तक क्या हो रहा है क्या नहीं। आपको मैं कहना चाह रहा हूँ कि हम वहाँ उस मंजिल पे ऑलमोस्ट पहुँच गए।
इंशाल्लाह वो मैं नहीं अनाउंस कर सकता हूँ, वो IMF ही करेगा। तो आप ये खुशखबरी भी अब सुन लेंगे। तो वज़ीर आज़म इमरान खान तो ये बताते थे कि किसी से कर्ज लेने का मतलब ये है कि अपनी आज़ादी का सौदा करना है, और मुशीर ख़जाना IMF से मिलने वाले कर्ज की किस्त को खुशखबरी से ताबीर कर रहे हैं। शौकत तरीन ने माजी का जिक्र करते हुए कहा कि माजी में ज़राअत को मुकम्मल नज़रअंदाज किया गया, लेकिन हमने ज़राअत पर बहुत तवज्जो दी है और बम्पर फसलें हो रही हैं। लेकिन ये नहीं बताया कि बम्पर फसलें होने के बावजूद भी मार्केट से अशिया गायब क्यों होती हैं या फिर इनके नर्ख आसमान को क्यों छू रहे होते हैं। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने रुपए की कदर मुसलसल गिरने की वजह भी बता दी और कहा कि रुपए की तनज़ुली में सट्टेबाजों का हाथ है और हुकूमत सट्टेबाजों के गिर्द घेरा तंग करने जा रही है। सट्टेबाज डॉलर अफगानिस्तान स्मगल कर रहे हैं, हुकूमत डॉलर्स की स्मगलिंग में मुलविस लोगों के खिलाफ करने वाली है। यानी इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि डॉलर जिसका रेट पहले ही रिकॉर्ड बना रहा है और वो ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब जब हुकूमत ने किसी चीज़ का नोटिस लिया है, किसी कार्रवाई का ऐलान किया है, तो उसके बाद कीमतों में हमेशा इजाफा होता है। अब डॉलर का ये पता नहीं कि इसमें और कितना इजाफा हो सकता है, और शौकत तरीन ये कह रहे हैं कि इसका एक्चुअल जो वैल्यू है वो 167-168 रुपये है, और इस तक लाने के लिए हुकूमत हर मुमकिन कोशिश आने वाले दिनों में करेगी। क्या ये कोशिश हुकूमत की कामयाब हो सकेगी या नहीं, और इसके अलावा मुआशी बेहतरी के लिए क्या इकदाम हुकूमत को लेने चाहिए, इसी पर गुफ्तगू करते हैं। फ़ारूक सलीम साहब माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद हैं। तो फ़ारूक साहब, अब तो मुशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब बड़े वाज़े कह रहे हैं कि अगर आलमी मार्केट में पेट्रोल प्राइस बढ़ी तो पेट्रोल बढ़ेगा। डॉलर से मुताल्लिक वो कह रहे हैं कि ये सट्टेबाजों का गेम है। जब हुकूमत को पता है कि हो क्या रहा है तो हुकूमत इसको रोक क्यों नहीं पा रही, और ये एक्चुअल वैल्यू वाकई 168 है डॉलर की, और इससे नीचे नहीं आना चाहिए जहाँ 154 से शुरू हुआ था। फ़ारूक साहब देखिए, आपने 2-3 सवाल जो है वो इकट्ठे कर डाले हैं, और उनमें से एक दो का तो आपने जवाब भी दे दिया है कि तकरीबन 50% से ज़्यादा टाइम जो है वो गुजर गया है, और अभी तक बातें वही हो रही हैं जो 2018 की शुरू में की जा रही थी। अगर आप पिछले 3 साल का गौर से एक जायज़ा लें तो आपको नज़र आता है, आपको बड़ा वाज़े तौर पे नज़र आने लगेगा कि कुर्बानी के बकरे पेश किए जाते हैं। जब भी कोई तकलीफ आती है, जब भी कोई गलती नज़र आती है PTI की हुकूमत की, तो एक नया कुर्बानी का बकरा सामने लाया जाता। 2018 में जो कुर्बानी के बकरे थे वो मियां नवाज शरीफ साहब थे, वो जरदारी साहब थे, और हमें ये बताया जाता था कि इनके पास लूटी हुई रकम जो है, जो 200 अरब डॉलर हमारा बाहर पड़ा हुआ है, वो वापस आ जाएगा। 100 अरब डॉलर आपको याद है इन्होंने कहा था कि IMF को दे देंगे, और 100 अरब से हम पाकिस्तान के अंदर दूध और शहद की नहरें बहाएंगे। अब 3 साल के बाद हमें पता ये चला कि वो नेशनल क्राइम एजेंसी जो है बरतानिया की, वो ये कह रही है कि उनके पास उनको कोई सबूत नहीं मिला कि शहबाज शरीफ साहब ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है। उसके बाद फिर आपको याद है कि चीनी की कीमत बढ़ना शुरू हो गई, बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, फिर आटे की कीमत बहुत तेज़ी से बढ़ने लगी, फिर एक नया कुर्बानी का बकरा सामने रखा गया, माफिया जिसको नाम दिया गया। ये माफिया ये सब काम कर रही है, तो ये माफिया को हम देख लेंगे, उनकी रिपोर्टें आएंगी और फिर हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अब आज अभी जो आपने जिक्र किया वो एक नया कुर्बानी का बकरा है, जो आप ये कह रहे हैं कि सट्टाबाज ये काम कर रहे हैं। तो ये आम आदमी की ज़िंदगी के हवाले से तो अगर माफिया है तो आप उसको दूर करें, आप हुकूमत में हैं। अगर सट्टाबाज ये कर रहे हैं और डॉलर को नीचे ला रहे हैं तो आप उस कुर्बानी के बकरे को छोड़ें और आप उनको फॉलो करें और उनको मार्केट से बाहर करें। उनके पास जो ताकत रखी है वो ताकत उनकी तितर बितर कर दें। असल बात ये है कि मुझे कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। महंगाई इस वक्त कोई 98% पाकिस्तानी कहते हैं कि उनका ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो महंगाई बना हुआ। बिल्कुल, महंगाई के ऊपर हुकूमत की क्या पॉलिसी है कोई वाज़े तौर पे नज़र नहीं आती। रुपया डॉलर के सामने बड़ी तेज़ी से गिर रहा है। सट्टाबाज जो हैं वो कुर्बानी के बकरे तो पेश कर दिए जाते हैं, लेकिन हुकूमत के पास क्या पॉलिसी है कोई पॉलिसी नज़र नहीं आती। IMF का हमें पिछले 6 महीने से बताया जा रहा है, मेरा ख्याल है जून से हमें ये बताया जा रहा है कि बस हम बड़े करीब हैं, IMF का पैकेज हमें मिलने वाला है। अब महीना नवंबर का शुरू हो गया, फिर बताया जाता है कि IMF का पैकेज मिलेगा तो खुशखबरी एक आपको बतानी। अब देखिए, खुशखबरी शायद हुकूमत के लिए ज़रूर होगी, लेकिन अवाम के लिए IMF के पैकेज में जाने से किसी किस्म की कोई खुशखबरी सामने आने वाली नहीं है। बिल्कुल, जो 2 बड़े वादे हैं मैं उनका जिक्र कर दूं, जो मार्च की 24 तारीख को वजारत ख़जाना ने किए थे IMF के साथ। उनमें से एक वादा ये था कि हम 30 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स लगाएंगे।
तो जिसका मतलब ये हुआ कि आलमी मंडियां तेल की बढ़े या ना बढ़े, अगर IMF का से हिस्सा बनना है तो एक बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो टैक्स की शक्ल में पेट्रोल और डीजल के ऊपर इजाफी टैक्स की शक्ल में हमारे सामने आएगी। सही। दूसरा वादा किया गया था कि तकरीबन 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा किया जाएगा बिजली की बिलों की मद, और कहा गया था कि 5 से 6 रुपए फी यूनिट बिजली बढ़ाई जाएगी। तो खुशखबरी शायद हुकूमत के लिए जरूर हो कि उसको मजीद कर्जाजात मिल जाएंगे, लेकिन आम आदमी के लिए और फरूख साहब, ये अगर ये कर्ज की किस्त जारी हो भी जाती है, मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं और जिसको ये खुशखबरी कह रहे हैं वो खुशखबरी पाकिस्तान आ भी जाती है, फिर उससे फ़र्क क्या पड़ना है? क्या ये डॉलर की कीमत को वापस लाने में हुकूमत कामयाब हो जाएगी, पेट्रोल प्राइस को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएगी, जो फूड इन्फ्लेशन है क्या इस पर कोई फ़र्क पड़ेगा? यानी एक आम आदमी की ज़िंदगी का पर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, उसको कोई फ़ायदा नहीं होना, ये सादा अल्फाज में आप यही कह रहे हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं। आपने खुराक की अफरादेदार फूड इन्फ्लेशन का जिक्र किया। फूड इन्फ्लेशन इसलिए इतना ज़रूरी है पाकिस्तान को या हुकूमत को फोकस करने में क्योंकि हमारी तकरीबन 70 से 80% आबादी ऐसी है जो अपनी 60 से 70% इनकम जो है वो खुराक की कीमतों के ऊपर खर्च कर देती है। और अभी 2 दिन पहले जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने फूड इन्फ्लेशन के हवाले से जो वो एक सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, उसमें 17% इजाफा है खुराक की कीमतों में। खुराक पे उसमें आप आटा चीनी गिन लें, उसमें आप घी देख लें, जितनी भी चीज़ें जो एसेंशियल आइटम्स हैं वो इतनी तेज़ी से बढ़ रही हैं। और ये पहली दफ़ा हुआ पाकिस्तान की तारीख में कि हमारे जो दही इलाके हैं वहाँ पे एक्चुअली फूड इन्फ्लेशन अर्बन एरिया से शहरी इलाकों से ज़्यादा है। तो यहाँ पे फरूख साहब, जब पेट्रोल बढ़ने के का सवाल हुकूमत से किया जाता है उसकी कीमत का, तो वो कहते हैं पेट्रोल तो पाकिस्तान में पैदा नहीं होता, जो ममालिक पेट्रोल निकालते हैं उसके अलावा हर जगह पेट्रोल महंगा है। तो जो पाकिस्तान ग़िज़ा खुद उगाता है, जो पाकिस्तान चीनी और गंदुम में किसी हद तक खुद कफ़ील है, फिर ये अशिया यहाँ पर क्यों महंगी हैं? फिर ये तो बहुत ही सस्ती होनी चाहिए, जिस तरह से पेट्रोल निकालने वाले ममालिक में पेट्रोल बहुत सस्ता है। बड़ा उम्दा सवाल आपने उठाया, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है आपका कि अगर गन्ना पाकिस्तान में उगाया जा रहा है, हुकूमत खुद से इसकी सपोर्ट प्राइस की डिटर्मिनेशन करती है, हुकूमत खुद से कोटा देती है, हुकूमत खुद से लाइसेंस देती है कि कौन शुगर मिल बनाएगा, तो फिर इसका आलमी मंडी से तो कोई ताल्लुक नहीं। इसी तरह गंदम जो है वो पाकिस्तान के अंदर उगती है, जो हमारे किसान हैं उनको रुपयों में पैसे दिए जाते हैं, हुकूमत खुद से जो है वो सपोर्ट प्राइस फिक्स करती है, तो उसका आलमी मंडी से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। पेट्रोल और डीजल की बात, उस सिक्के के 2 रुख हैं। एक रुख ये है कि वाकई में अगर आलमी मंडियों में कीमत बढ़ रही है और हम 50% अपना तेल जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, तो पाकिस्तान में भी या कीमत बढ़ानी पड़ेगी या फिर फोकस करना होगा कि पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाई जाए। तो ये तो बड़ा आसान है कह देना कि आलमी मंडियों में कीमत बढ़ रही है, इसलिए हम पाकिस्तान में भी कीमत बढ़ती जा रही है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो तेल और गैस के ज़खायर हैं, जिनकी आइडेंटिफिकेशन हो चुकी है, जिनकी निशानदेही ऑलरेडी हो चुकी है, उनको एक्सप्लोर क्यों नहीं किया जाता, ताकि हमारा जो है बजटरी खसारा भी कम हो और हमें जो तेल और गैस की कीमतें हैं जो हम आलमी मंडियों के मुकाबले में पाकिस्तानी पे कर रहा है वो भी कम हो जाए, उसके ऊपर कतई फोकस नहीं होता। तो यहाँ पे इशू जो मुझे पिछले 36 महीनों में नज़र आया है या 40 महीने होने वाले हैं, उसमें यह है कि कोई टीम एग्जिस्ट नहीं करती, और अगर आपके पास टीम नहीं है तो फिर पॉलिसी सामने नहीं आएगी। अगर पॉलिसी सामने नहीं आएगी तो फिर ये महंगाई भी ऐसे ही चलेगी, फिर रुपया भी गिरता चला जाएगा, फिर आपके जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज हैं जिसमें पाकिस्तान रेलवेज, PIA, पाकिस्तान स्टील, वो भी इसी तरह 4 अरब का सालाना नुकसान करते जाएंगे। उसी तरह बिजली के शोबे में भी नुकसान होता रहेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरूख सलीम साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। और हुकूमती सिमत ऐसी दिखाई नहीं दे रही कि जिस पर चलते हुए ये मुल्क माशी तौर पर मुस्तहकम हो सके। और IMF के जिस कर्ज़ को खुशखबरी से हुकूमत ताबीर कर रही है, अगर वो उसमें कामयाब हो भी जाती है तो आवाम पर इसका मज़ीद बोझ पड़ेगा और आवाम मज़ीद महंगाई तले दबती जाएगी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।